अंशिका जुड़ गई है क्या? नहीं सर। अभी नहीं जुड़ी, ठीक है ना। आज वैसे गुरुवार है ना, कल तो रिवीजन वाला डे है ना, तो कल और एक बार रिपीट हो जाएगा। तो उसको 2 बार रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि कल जितना चीजें बताई थी वो मैंसन साइकिल वगैरह समझ आया था, और इम्प्लांटेशन। बोलो। हाँ सर समझ आया था। ठीक है, अगर उस पर कोई और दिक्कत होती है तो कल वैसे रिवीजन डे है, तो आज पर वही है, मैसेज छोड़ना पड़ेगा सब लोगों को कि किसको कहाँ पे दिक्कत आई है, तो मैसेज छोड़ देना, तो फिर कल रिवीजन वाले में वो चीज पर और ज्यादा ध्यान दे देंगे, है ना। यस सर। हाँ ठीक है। अब क्या चीज पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, भ्रूणीय विकास पढ़ रहे थे ना, और भ्रूणीय विकास में क्या चीज हो गया था, हमने यहाँ पे भ्रूण का विदलन देख लिया था, और विदलन के बाद में क्या हो गया था, वो इधर एंडोमेट्रियम में आ गया था, और यहाँ पे इम्प्लांट हो गया था। इम्प्लांट होने के बाद क्या बन गया था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या बनती है, पहले ये प्लेसेंटल विलाई बनती है, और इसी से क्या होता है, यहाँ पे गैस वगैरह, न्यूट्रिएंट मटेरियल वगैरह हर चीज का एक्सचेंज होता है, और ये जो प्लेसेंटा रहता है ये क्या करता है, मदर के साथ में बेबी को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज हुई, ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है, मैंने इसके लिए और एक चीज इससे पहले एक बार और बताया था कि जब ये भ्रूण यहाँ विदलन के बाद यूट्राइन कैविटी में आ रहा था, ये जो कैविटी थी ये क्या कहला रही थी यहाँ पे, यूट्राइन कैविटी, है ना, गर्भाशयी गुहा। तो इसमें जब वो आ रहा था, और इसका यहाँ पर गर्भाशयी गुहा में, यूट्राइन कैविटी में जब यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, तो ये सही चीज हुई है। लेकिन वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में हो गया, यहाँ फंडस के ऊपर हो गया, यहाँ एंडोमेट्रियम के बाहर हो गया, है ना, इधर साइड में फंडस में हो गया, यहाँ पर एब्डोमेन कैविटी है, यहाँ पर अगर वो इम्प्लांट हो गया, तो ये चीज जब हो रही है तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर एप्टॉपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, कि मतलब जहाँ पे उसको फिट होना चाहिए था, जहां पर उसको इम्प्लांट होना चाहिए था, वहां ना होके क्या क्या हो गया, वो कहीं और हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, कोई इन्फेक्शन के कारण होता है, बॉडी में कोई स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी है, अच्छे से कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है, फैलोपियन ट्यूब में सूजन वगैरह, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो गया, कहीं पे फैलोपियन ट्यूब में कोई दूसरा होल हो गया है, तो ये एप्टॉपिक प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। ठीक है, ये और 2 लोगों को ऐड करने दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हो रहा था, है ना, और जब इम्प्लांटेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एचसीजी हार्मोन, अब कल भी ये बताया था कि एचसीजी हार्मोन यहाँ पर स्त्रावित हो रहा है, और ये क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही स्त्रावित होता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो कार्य हो रहा था, वो क्या हो रहा था, कार्पस ल्यूटियम या जो साइड में फॉलिकल्स थे उसको परिपक्व कर रहा था, तो वो एलएच हार्मोन को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि अब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है ना। तो
और साथ में मैंसन साइकिल को भी आने से क्या कर रहा था, रोक रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन मतलब प्रोजेस्टेरॉन को क्या कर रहा था, यहाँ पे लेवल को उसको चेंज कर दे रहा था ताकि मैंसन साइकिल्स ना आ सके, एंडोमेट्रियम ना टूट सके। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, तो ये यहाँ पे बाहरी परत थी, बाहरी परत क्या थी बताओ। अरे भाई, कोरोना अंडाणु की बाहरी रेडिएटा। परत क्या थी? कोरोना रेडिएटा। हाँ, तो इसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा और जोना पैलिसरीडा थी। तो ये जो चीजें चल रही थी अंदर की ओर विकास, ये अंदर में हो रहा था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जनन स्तर बनते हैं। तो 3 जनन स्तर में क्या चीज बन रही थी, यहाँ पे एक्टोडर्म बन रही थी, है ना। तो क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे एक्टोडर्म बन रही थी। एक एक्टोडर्म बनती है, एक एंडोडर्म बनती है, और एक मीजोडर्म बनती है ना। तो ये 3 जनन स्तर बनते हैं। अब ये जो विकास चल रहा है भ्रूण का, विदलन के बाद जब ब्लास्टुला बन गया, ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं से ये प्लेसेंटा बन गया, तो यहाँ पे 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म से क्या चीज होना है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गन बनना है, अलग अलग तरह के अंग बनते हुए चलना है ना। और यही अंग से क्या हो रहा है, आगे का पूरा शरीर यहाँ पे विकसित हो रहा है ना। तो ये तीनों चीजें बन रही है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रही है, एमनियोटिक कैविटी बनती है। ये जो गुहा दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली जो गुहा दिखाई दे रही, कल भी बताया था कि ये जो गुहा दिखाई दे रही है, ये क्या कहला रही है, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। और इसके अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्डिंग बहुत अच्छे से याद रखना है। उल्बी गुहा और उल्बी द्रव यहाँ पे रहता है ना, जो क्या करता है, अब इसका कार्य क्या होता है, जो भ्रूण है उसको सूखने से बचाता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको कुछ मात्रा में प्रोवाइड करते रहता है ना, बाहरी धक्कों से सुरक्षा करता है। फिर यहाँ पे जो एमनियोटिक कैविटी जो बनी रहती है वो 2 परतों की बनी रहती है। तो एक जो बाहरी परत रहती है वो क्या कहलाती है, कोरियन कहलाती है, और जो अंदर वाली परत रहती है वो एमनियन कहलाती है। ठीक है, जब ये चीज हो जा रही है, यहाँ पे एमनियन और कोरियन बन जा रही है, तो अलग अलग। अब दूसरी चीज ये भी अब यहाँ पे याद रखना है, अभी और भी चीजें यहाँ पे दरअसल बहुत सारी चीजें हो रही है ना, तो एक साइड से कुछ कुछ चीजें देखते हुए चलते हैं ना। तो फिर से एक्टोडर्म एंडोडर्म की बात करते हैं। तो एक्टोडर्म, ठीक है, सबसे पहले क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, एक्टोकर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बन रही है ना। तो एक्टोडर्म से बाह्य त्वचा, बाहरी परत है ये, तो जाहिर सी बात है स्किन बनना ही बनना है ना। बाह्य त्वचा बनना है, बाल बनना है, नाखून बनना है, नर्वस सिस्टम बनना है, इनर ईयर बनना है, दांतों का इनेमल बनना है, एड्रिनल ग्लैंड बनना है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनना है, लार ग्रंथि बनना है ना। तो इतनी चीजें क्या हो रही है, एक्टोडर्म से बन रही। उसके बाद में बारी आती है मीजोडर्म की। क्या चीज हो रही है, मीजोडर्म। दूसरी परत क्या रहती है, यहाँ पे मीजोडर्म रहती है। तो मीजोडर्म से क्या बनती है, त्वचा की डर्मिस बन रही है ना। अगर ऐसा याद नहीं रहता भी कि त्वचा की डर्मिस बन रही है, तो लिख दो त्वचा बस। ठीक है, त्वचा बनती है, पेरिटोनियल कैविटी बनती है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है शरीर के अंदर में वो बन रहे हैं, मसल्स बन रही है, किडनी बन रही है, और जनन अंग बनते हैं, और हार्ट बनता है, वेसल्स बनती है, धमनी बन रही है, सीरा बन रही है, आहार नाल बन रही है, इसोफेगस बन रहा है, इंटेस्टाइन बन रही है, स्पाइनल कॉर्ड बन रही है, एड्रिनल ग्रंथि। इतनी चीजें कैसे बन रही है, मीजोडर्म से। फिर बारी आती है एंडो, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से क्या चीज बन रही है, दांतों का जो अंदर का डेंटाइन है वो बन रहा है, कॉर्निया बन रहा है, जो आहार नाल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जो भी हमारी पाचक ग्रंथि जैसे अमाशय हो, मतलब अग्नाशय हो गया, ये बन रहा है, लीवर बन रहा है, जो यूरिनरी ब्लेडर है वो बन रहा है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि। इतनी चीजें क्या हो रही है, एक्टोडर्म के द्वारा बन रही है। ठीक है, तो ये भी हमको नाम भी याद रखना है कि किसके द्वारा क्या बन रहा है। ठीक है, अब
दूसरी चीज आती है यहाँ पे, जब शिशु बन रहा है तो शिशु में क्या चीज होती है, यहाँ पे कुछ बाह्य भ्रूणी झिल्लियां रहती है, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं जिसको। ये डायग्राम चेंज हो दो, चेंज हो गया। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त बाह्य क्या बोलना चाहिए, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली, है ना। अब अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली में क्या हो रहा है, ये जो अब हमको संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, यूट्राइन कैविटी, जो गर्भाशयी गुहा है उसके अंदर में। एक साइड से चालू करते हैं तो क्या चीज हो रही है इसमें, यहाँ नीचे साइड में ये क्या बन गया, प्लेसेंटा। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का एक्सचेंज हो गया, किसके द्वारा, कोरियोनिक विलाइयों के द्वारा। क्या होती है, ब्लड वेसल्स आपस में मिलती है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। फिर क्या हो रही है, यहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड बन रही है, नाभिकीय रज्जु, है ना। और नाभिकीय रज्जु का क्या कार्य होता है, जो भी ये प्लेसेंटा मदर से फूड मटेरियल या जो भी जरूरी वाला जो भी मटेरियल है वो ले रहा है, वो कहाँ पे पहुंचा रहा है, ये जो एम्ब्रियो, ये जो यहाँ पे फीटस, अब क्या होता है, जो शिशु यहाँ पे विकसित होता है वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। तो फीटस को प्रोवाइड करता है सारा जो रिक्वायर मटेरियल रहता है वो। अब जो प्लेसेंटा है उसको हॉलो मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन या यूनिवर्सल ऑर्गन। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये जो फीटस है इसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है तो वो शरीर से बाहर निकलना है, तो ये उत्सर्जी अंग की तरह कार्य कर रहा है। किसी हार्मोन एंजाइम की आवश्यकता है तो ये प्लेसेंटा उसका हार्मोन एंजाइम ग्रंथि की तरह कार्य करता है ना। इसको प्रोटेक्शन चाहिए तो ये यहाँ पे एक इम्यून सिस्टम की जैसे भी कार्य करता है, सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज मतलब हर एक सिस्टम की तरह कार्य करता है ये प्लेसेंटा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन या यूनिवर्सल ऑर्गन, की ये हर चीज शिशु के लिए करते रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये पीले कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये जो पीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, योग सेक है ना। योग सेक का मतलब ये चीज हो रही है, इसके अंदर में कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल जमा होता है, और जैसे जैसे ये भ्रूण या ये जो फीटस यहाँ पे बन रहा था ये बड़ा होते जाता है, ये योग सेक क्या होते जाता है, गायब होते जाता है। क्यों गायब होते जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा अच्छे से विकसित हो जाता है, अम्बलाइकल कॉर्ड अपना वर्क अच्छे से करने लग जाती। तो इसको, ये जो योग सेक है, इसको यहाँ शिशु को न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है या जमा करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कौन करने लग जाता है, प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कॉर्ड। क्योंकि मदर से हर चीज अब यहाँ अम्बलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के द्वारा मिलने लग जाती है, तो यहाँ कुछ समय तक ये योग से उपस्थित रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है एलेंटॉइस, अगली झिल्ली क्या आ रही है यहाँ पे, एलेंटॉइस। और ये एलेंटॉइस कहाँ होता है, ये इधर होता है ना, यहाँ पर, ठीक है। वो लाइन थोड़ी सी वो हो रही है ना, इस साइड में जब ये पूछ जैसी संरचना नहीं रहना है तो क्या होना है, यहाँ पर एक ऐसे ब्लेडर जैसी, और इसी को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर भी बोलते हैं। और ये क्या करके रखता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जब तक अम्बलाइकल कॉर्ड विकसित नहीं हो रही है यहाँ से, है ना, तब तक ये सारा इस फीटस के अंदर में जो मटेरियल बनते रहता है वो जमा रहता है, और बाद में फिर अम्बलाइकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के द्वारा वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अभी तक कितनी झिल्ली हुई है, सिर्फ 2 झिल्ली हुई है। एक कौन सा हुआ, वो हुआ है योग से, और दूसरा हुआ है एलेंटॉइस, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। तीसरी आती है इसमें एमनियन, तीसरी जो झिल्ली है वो क्या है, एमनियन। तो ये जो अंदर, अब ये पूरी कैविटी क्या कहला रही थी, हमने बोला था यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी कहला रही थी। तो ये जो एमनियोटिक कैविटी की जो पहली परत रहती है वो क्या कहलाती है, एमनियन कहलाती है। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर में स्टेम सेल रहता है, एंटीबॉडी रहती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है, ये सारी चीजें इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में रहती है। अच्छा, जिन लेडी के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है उसको हम क्या क्या खिलाते पिलाते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़े, नारियल का पानी पिलाते हैं। हाँ, नारियल का पानी। क्यों, क्योंकि वो भ्रूण पोष है, उसके अंदर में वो न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो इस एम्ब्रियो को चाहिए, है ना। तो जब कम होता है तो यहाँ पे हम वो नारियल का पानी देते हैं, और इसकी मात्रा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 से 3 लीटर के समथिंग होना चाहिए, ताकि ये जो भ्रूण है अच्छे से यहाँ पे विकसित हो सके, उसको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, उसको किसी प्रकार का धक्का वगैरह ना लगे। तो ये कार्य होता है एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक कैविटी। अब सबसे बाहरी लेयर ये क्या कहलाती है, कोरियन कहलाती है, और ये चौथी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहती है ना,
चौथी कोरियन, और ये क्या होती है, इसके अंदर में एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसका भी कार्य ये रहता है कि बाहर के धक्के वगैरह जो आ रहे हैं वो, या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर आ रहा है तो वो डायरेक्ट इस फीटस तक ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है तो कितनी हुई है, 4। पहली कोरियन, दूसरी एमनियन, तीसरी एलेंटॉइज या यूरिनरी ब्लैडर, और चौथी है योगसेक। ठीक है, ये 4 यहाँ पे बाह्य भ्रूणी झिल्ली है। ठीक है, और जनन स्तर कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो जो बाह्य भ्रूणी झिल्ली है वो क्या है, 4 है, और जो जनन स्तर है वो कितने हैं, 3 है बेटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रहेगा। यस सर। बाह्य भ्रूणी झिल्लियां 4, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और योगसेक, और जो जनन स्तर है वो कितने हो गए, 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, चलो दूसरी चीज अब यहाँ पे जुड़वा बेबी वाला है ना, ट्विंस कैसे होते हैं। तो ट्विंस में क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ पे 2 प्रकार से ट्विंस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक क्या होता है, आइडेंटिकल रहता है और एक नॉन आइडेंटिकल रहता है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। नॉन आइडेंटिकल मतलब एक अलग होता है और एक अलग हो जाता है ना, दोनों की फेस वगैरह चेंज होते हैं, है ना। अब ये कैसे बनते हैं, इसमें भी कुछ चीजें आ जाती है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो रही है, एमनियन हो रही है ना, तो ये एमनियन क्या हो गई, बढ़ गई ऐसे, अब बढ़ गई, और एक भ्रूण क्या हो रहा है, इस ओर में यहाँ पे विकसित हो रहा है और एक भ्रूण यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे वो पूछता है, और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक ही है, यही प्लेसेंटा है। ठीक है, ये अच्छा मेरे को एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर लेने दो, या रुको एक सेकेंड। ठीक है, इसी पे क्या चीज हो रही है, यहां से ये एमनियन 2 हो जाती है, ये ऐसे बढ़ गई, लेकिन एक भ्रूण क्या हो रहा है, यहाँ पर विकसित हो रहा है, दूसरा भ्रूण क्या हो रहा है, इस ओर विकसित हो रहा है। लेकिन इन दोनों के लिए क्या रहता है, प्लेसेंटा एक ही रहता है, प्लेसेंटा एक ही रहता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड 2 रहती है। तो ये चीज क्या कहला रही है यहाँ पे, मोनोकोरियोनिक। कोरियन लेयर कितनी है, 1 है, लेकिन एमनियन लेयर कितनी है, 2 है ना, 2 एमनियन है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो ये क्या कहलाता है, मोनोकोरियोनिक और डाई मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोनिक। ठीक है, एमनियोटिक लेयर 2 है, तो डाई एमनियन और मोनोकोरियन। ठीक है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, तो 2 बन गई यहाँ पे बेटा, और किसी को ड्रॉ नहीं करना है ना। ठीक है, तो 2 साइड में बन गई है ना, 2 एमनियोटिक कैविटी बन गई। अब ये जो बने हैं, ये कैसे बने हैं, यहाँ पे एक ही एग के अंदर में विदलन के दौरान, जब विदलन हो रहा था, है ना, जब क्लेवेज चल रहा था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वाली जब अवस्था जा रही थी, तब क्या हो गया, गलती से ये कोशिकाओं का गुच्छा अलग हो गया, तो ये इस तरह से बन गया। और जो दोनों अब बने हैं, ये दोनों कैसे होना है, यहाँ पे सेम सेम दिखाई देना है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मोनोजाइगोटिक, मतलब एक जाइगोट से ही 2 बेबी विकसित हो गए। डाइजाइगोटिक मतलब क्या होना है, 2 जाइगोट बन जाना है, और ये जो कोरियन है, अभी ये कैसी गई है, यहाँ से इधर बाहर गई है, तो ये बाहर साइड में ना जाकर क्या हो जाना है, यहाँ पे अंदर आ जाना है। मतलब ये कोरियन गई है, तो ये एक कोरियन इस साइड हो गई, ये एक कोरियन बन गई, और एक कोरियन इधर में बन गई। ठीक है, और इसके अंदर में अब यहाँ पे एमनियन भी 2 हो जाना है, तो डाई एमनियन, डाई कोरियन, ये दो 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 लेयर बन गई दोनों। तो ये 2 लेयर बन गई, और दोनों बेबी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा बना था, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड हो रही थी, और ये प्लेसेंटा क्या हो रहा था, एक ही प्लेसेंटा था, लेकिन अब क्या हो जाना है, यहाँ पे 2 प्लेसेंटा भी हो जाना है। एक प्लेसेंटा इस साइड विकसित हो जाना, और इस बेबी के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड अलग रहेंगी, और एक प्लेसेंटा इस साइड बन जाना, और इसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड अलग रहेंगी। तो ये जो अब यहाँ पे जुड़वा बच्चा हो रहा है, ये दोनों कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल।
ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग रहना है। और ये कैसे है, डाइजाइगोटिक, दो जाइगोट बने हैं, दो एमनियन बनी है, दो कोरियन बनी है, और दोनों के क्या हो सकता है, अब यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मतलब कि ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, मेल हो, और ये वाला क्या हो सकता है, यहाँ पर फीमेल हो। लेकिन जो पुरानी वाली कंडीशन थी हमारे पास, कि जिसमें एमनियन लेयर दो थी और कोरियन एक थी, है ना, और प्लेसेंटा सर एक था। आवाज नहीं आ रही है। नेट अभी है बेटा। ठीक, तो जो पहली वाली कंडीशन हो रही थी ना, जिसमें प्लेसेंटा सिर्फ एक ही प्लेसेंटा हो रहा था, तो जब एक प्लेसेंटा है तो हो सकता है वो दोनों बेबी कैसे हो, मेल मेल ही हो, है ना, दोनों के दोनों मेल मेल हो, या दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकते हैं, ये चीज। लेकिन ये वाली कंडीशन जब दो कोरियन रहना है, दो एमनियन रहना है, दो प्लेसेंटा भी रहना है, तब क्या हो सकता है, एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आती है अगली चीज, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का कोई बताओ, थोड़ा बहुत कुछ बताओ किसी को। एमनियोसिंथेसिस बताओ बेटा। क्या सर? एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? सर उसमें वो भ्रूण का लिंग निर्धारण किया जाता है। और लिंग निर्धारण थोड़ी करते हैं, परीक्षण और सर करते हैं। जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम है, और सर जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम हो वो। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं, और उस फ्लूइड को बाहर निकाल के उसका एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, कितना न्यूट्रिएंट मटेरियल किस तरह का है एमनियोटिक फ्लूइड में, एंटीबॉडी की कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि उसकी सांद्रता कैसी है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, वो चीज हम पता लगा सकते हैं, और बेबी मेल है या फीमेल है ये पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, बैन है ना। अब कैसे करते हैं एमनियोसिंथेसिस, तो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पहले, या ऐसे पेट पर हाथ रख के हम बेबी की पोजीशन देख लेते हैं कि बेबी किस साइड में, जिस साइड में उसकी पीठ रहती है उस साइड से हम यहाँ पे नीडल इंसर्ट नहीं करते हैं, जिस साइड में हमको उसकी पीठ फील नहीं होती है उस साइड से हम क्या करते हैं, सर आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट रखो ना, माइक म्यूट रखो। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिस ओर उसकी पीठ नहीं रहती उस साइड से ये नीडल को अंदर इंसर्ट करते हैं, और उससे 15 से लेके या 10 से लेके 20 ml तक का फ्लूइड ले लेते हैं, और उस फ्लूइड को फिर बाद में एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि उसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। फिर सावधानी में क्या रखते हैं हम यहाँ पे, जब ये हम नीडल अंदर इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ का एरिया अच्छे से हमको साफ करना है, जब हम यहाँ से फ्लूइड निकाल लेंगे तो अच्छे से उसको पैक करना है, और ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमको देखते रहना है कि कहाँ पर वो नीडल जा रही है, कहीं वो बेबी को तो टच नहीं हो रही है। ठीक है, इतनी चीजों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अब आती है चाइल्ड बर्थ की स्टेज, प्रसव। तो प्रसव के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, और जिसको जब ये प्रसव में क्या होता है, कंप्लीट जो हो रहा है वो कितने हो रहा है, 40 हफ्तों में हो रही है ना। 40 हफ्ते मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 280 दिन, 40 हफ्ते या 280 दिन, या तो अगर हम मंथ में बात करें तो मंथ में कितना हो रहा था, 9 मंथ में पूरा यहाँ पे एक बेबी विकसित हो जा रहा था, और बेबी विकसित हो जा रहा था और वो क्या होता है, बाहर आने के लिए तैयार रहता है। अब जब वो बाहर आने के लिए तैयार रहता है तो यहाँ पर जो पेन होता है वो पेन क्या कहलाता है, लेबर पेन कहलाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मास, ये जो यूट्रस था, है ना, हमने बोला था यूट्रस क्या होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, तो यूट्रस में क्या होता है, संकुचन होने लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पेन होता है, और इसी के कारण ये बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो क्या होने लग जाता है, बाहर की ओर आने लग जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन,
वो ऑक्सीटोसिन स्त्रावित हो रहा है, तो जो गर्भाशय की जो पेशियां है उसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जिसके कारण कहाँ आता है, बेबी बाहर की ओर आने लगता है। यहाँ पर सर्विक्स के पास, वेजाइना के पास में यहाँ पर क्या रहना है, म्यूकस प्लग रहना है ना, जिसके कारण ये अभी बंद रहता है, ये जो यूट्राइन कैविटी थी ये बंद रह रही थी। जब संकुचन होना है और यहाँ पर क्या होना है, रिलैक्सिन हार्मोन भी स्त्रावित होना है। कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। और वो क्या करता है, वेजाइना और सर्विक्स को फैलाने का कार्य करता है, जिसके कारण ये म्यूकस प्लग यहाँ से हट जाता है और बेबी क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ पे बाहर आना चालू हो जाता है ना। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है, जब स्पर्म यहाँ से जा रहे थे ऊपर, तो जो मूवमेंट्स हो रही थी गर्भाशय की या जो यूट्रस की पेशियों में, वो कैसी हो रही थी, डाउन से अप की ओर हो रही थी। लेकिन अब जो यहाँ पे संकुचन होता है वो कैसे होता है, अप से डाउन की ओर होता है, ताकि बेबी के ऊपर प्रेशर पड़े और बेबी क्या हो जाए, बाहर आ जाए। अब यहाँ पे जो लेबर पेन होते हैं उसमें क्या चलता है, इंटरवल चलते हैं। इंटरवल चलते हैं मतलब क्या चीज हो रही है, जैसे अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर अगर ऐसे यहाँ पे पेन को अगर शो कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये 5 सेकंड का एक ड्यूरेशन आया, ठीक है, ये 5 सेकंड तक इतना पेन हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, माइल्ड हो गया। माइल्ड पेन मतलब कम पेन हुआ। अगला जो 5 सेकंड का पेन आया वो क्या होना है, मॉडरेट होना है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा तेज पेन आया, है ना। फिर जब तीसरा इंटरवल आना है तो क्या होना है, और ज्यादा बहुत तेज आया, बहुत ज्यादा तेज आया, तो ये क्या है, सीवियर पेन। ये क्या है, माइल्ड है, ये वाला यहाँ पे मॉडरेट है, थोड़ा थोड़ा आया, और ये क्या हो गया, सीवियर वाला आया, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से क्या होता है, लेबर पेन आता है, एक सीक्वेंस में आता है, एक साइकिल के जैसे चलते रहता है। और ये क्यों होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण। और जब पेन नहीं आता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, ताकि यूट्रस की जो पेशियां है उसके अंदर में संकुचन उत्पन्न हो सके और बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ के वो बाहर आ सके। रिलैक्सिन हार्मोन भी देते हैं, ताकि सर्विक्स और वेजाइना क्या हो सके, डायलेट हो सके। अब यहाँ पे ये कितनी डायलेट होना जरूरी, तो ये जो बेबी का हेड रहता है, इसका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो एक सरफेस होती है, ये कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है। तो 10 सेंटीमीटर जब तक डायलेट नहीं होंगी तब तक क्या होना है, बेबी शरीर से बाहर नहीं आना है। इसीलिए यहाँ पर क्या देते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन देते हैं, ताकि यहाँ पर बेबी आसानी से क्या हो सके, बाहर आ सके, है ना। अब ये जो चल रही है स्टेज यहाँ पर, तो ये जो लेबर स्टेज, एक मिनट को इसको क्लीन करने दो। ये जो लेबर स्टेज चल रही, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे डायलिटेशन हो रहा है। डायलिटेशन हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, सर्विक्स और वेजाइना में क्या हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है। और ये क्या होना है, यहाँ पे फैल जाना, और ये जो म्यूकस प्लग है ये यहाँ से हट जाना है। दूसरी चीज में क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब ये होता है निर्वाहन, मतलब यहाँ पे जो म्यूकस प्लग था वो क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये हेड कहाँ पे आ गया, यहाँ सर्विक्स के पास में आ गया। ठीक है, अब जब ये सर्विक्स के पास में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं। वो किसी ने 3 इडियट देखी है? यस सर। 3 इडियट में वो Yes, sir, वो देखी है। डॉक्टर वो उस साइड में कॉल पे रहती है और वो बोलती है क्राउनिंग हुई क्या देखो। तो वो फिर वो आमिर खान पूछता है कि क्या, तब वो बोलती है हेड दिख रहा है क्या। तो जब यहाँ सर्विक्स के पास में हेड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउनिंग बोलते हैं, है ना। अब ये क्राउनिंग तो हो गई, मतलब अब यहाँ से म्यूकस प्लग हट गया और यहाँ से जो अंदर साइड में एमनियोटिक फ्लूइड हो गया ये बाहर आने लग गया। अब यहाँ पे क्या चलता है, एक ग्राफ भी चलाते हैं हम, ये पेन के हिसाब से जो चल रहा था ऐसे एक ग्राफ चलता है। ठीक है, उस ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन हम वो करते हैं, मतलब डायलिटेशन। एक लाइन पे तो क्या चलते रहता है, टाइम चलते रहता है। मान लो इस साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं, इस साइड में क्या चल रहा है, यहाँ पे डायलिटेशन चलता है। ठीक है, डायलिटेशन नोट करते हैं और इस वाले अक्षर पे हम यहाँ पे टाइम। तो अब क्या हो रहा है, हमको कितना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर का, है ना, 10 सेंटीमीटर चाहिए था, मतलब। और ये कितनी टाइम में चाहिए, मान लो यहाँ पे हमको नॉर्मल टाइम हो रहा है कि भाई 4 से 6 घंटे में 10 सेंटीमीटर यहाँ पे डायलेट हो जाना चाहिए। और इस कंडीशन पे हम ये अगर मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 घंटे हो रहा है, 6 घंटे में 10 सेंटीमीटर सर्विक्स और वेजाइना डायलेट होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाना है। ठीक है, पर यहाँ पे पता चला ये चल रहा है, ये अब कितना टाइम हो गया, यहां तक का टाइम हो गया, मान लो ये 19 घंटे हो गए। बेटा ये किसने किया, हटाओ। तो
तुम लोगों को ड्रॉ नहीं करना है भाई कहीं पे भी कुछ भी। सर हाँ सर हाँ सर वो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है, ये यही है क्या? हाँ, फीटस रिफ्लेक्शन यही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने नॉर्मल टाइम बोला था कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन चाहिए हमको 6 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो डायलेटेशन चल रहा है वो हमारा ये चल रहा था, और हमारे यहाँ 6 घंटे में अगर हो गई सर्विक्स डायलेट तो क्या हो जाना है, यहाँ पे ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाना है। पर अगर यहाँ पे डायलेटेशन नहीं हुआ 6 घंटे में, या 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने में मान लो यहाँ पे टाइम लग गया हमको ये 18 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, तो इस कंडीशन में क्या है, और अभी भी ये डायलेट कितना हुआ है, मान लो यहाँ सिर्फ 6 सेंटीमीटर हुआ है, तो क्या होना है, हम यहाँ पे सिजेरियन करते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे सिजेरियन करते हैं। तो ये ग्राफ भी मेंटेन करते हुए चलते हैं कि कितना डायलेटेशन हुआ है और कितना डायलेटेशन नहीं हुआ है, ऑक्सीटोसिन देते रहते हैं, अगर हो रहा है तो ठीक है, कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। और वेट कितना करते हैं, ये जो फ्लूइड है, क्योंकि यहाँ से म्यूकस प्लग हट गया, फ्लूइड है, अगर ये पूरा फ्लूइड बाहर आ गया और ये बेबी अंदर ही की हो रहा है, तो बेबी की क्या हो जाना है, डेथ हो जाना है। तब क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिजेरियन कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है प्लेसेंटिएशन। मतलब क्या हो रहा है, ये बेबी अब यहाँ पे आधा बाहर आ गया और अब सिर्फ क्या बचा है, प्लेसेंटा अंदर बचा हुआ है ना। अब ये जो बाहर आया, तो यहाँ पर हम बेबी को कैसे निकालते हैं बाहर, की घुमाते हुए निकालते हैं। और यहाँ पे क्यों घुमाते हुए निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोन है, पेल्विस बोन है, उसके अंदर में हेड, वो हेड बोल रहा है, उसके शोल्डर अटकने के चांसेस रहते हैं। और अगर शोल्डर अटकते हैं तो यहाँ पे न्यूरोमायोपैथी हो जाती है, एक रोग होता है न्यूरोमायोपैथी। क्यों हो जाती है, जैसे यहाँ शोल्डर वो हुआ और ये गर्दन है, तो यहाँ से जो नर्व जा रही है, ये क्या होना है, ऐसे खींच जाना है, जिसके कारण उस बेबी को पैरालाइसिस हो सकता है। तो उसी क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पे घुमाते हुए निकालते हैं। लास्ट स्टेज में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, कि जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। जब ऑक्सीटोसिन जब स्त्रावित होता है, तो वो क्या करता है, ब्रेस्ट को भी सक्रिय कर देता है, प्रोलैक्टिन, पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलैक्टिन स्त्रावित होने लग जाता है, और जो मिल्क था वो अब क्या होने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। और ये जो प्रोलैक्टिन है वो कब से हो जा रहा था, जब बेबी का 6 से 7 मंथ स्टार्ट हो रहा था, तब से स्त्रावित होना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ये है नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन। ये जो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया, सिजेरियन किया, तो यहाँ पे एब्डोमेन पे ये कट किया है। तो ये कब करते थे, पहले कल करते थे, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पेरिनियल रीजन में कट लगाते हैं, एनस और वेजाइना के बीच में, और आसानी से यहाँ से क्या हो जाता है, बेबी फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग जीवों का यहाँ पे ये दिया हुआ है, कितना है उसका प्रेगनेंसी टाइम, गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चीज आ रही है, लास्ट चीज आती है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में अभी बताया, पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन क्या कर दे रहा है, सक्रिय कर देता है ना। और जब बेबी यहाँ पे सक करता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन स्त्रावित होता है, और वो मिल्क के प्रोडक्शन और सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और ऑक्सीटोसिन भी बढ़ा देता है। अब बारी आती है यहाँ पे, जो मिल्क होता है मदर का, जो फर्स्ट मिल्क होता है, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसके अंदर में इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। ठीक है, एंटीबॉडी सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है, क्योंकि इस बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो अभी उतने अच्छे से विकसित नहीं हुआ था, इसीलिए उसको प्रतिरक्षा की जरूरत होती है। इसीलिए हम क्या होते हैं, जस्ट बेबी का जन्म होता है और उसको हम बीसीजी का टीका लगा देते हैं ना, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ सर। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये स्लाइड भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म, कल रहेगा रिवीजन ये वाले चैप्टर का। जिसको जो भी डाउट आते हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें बताना है। ठीक है,
या अभी एक काम करो, आज तो अभी काफी कम टाइम हुआ है, तो 10 मिनट का गैप लो, ठीक है? 10 मिनट का गैप लो और उसमें देख लो कि कहां पर क्या दिक्कत है। तो अभी भी कुछ कर लेते हैं और कल भी और कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा लोग। सर सर अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे क्या 10 मिनट बाद? नहीं, ऑब्जेक्टिव अभी नहीं। तो सर जो क्या डाउट है बेटा, जिसको जो भी डाउट है वो डाउट अभी देख लो थोड़ा सा। जिन लोगों के पास नोट्स पहुंच गए वो नोट्स में देख लो और फिर पूछो, ठीक है? क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है ना? पर 10 मिनट का गैप ले लेते हैं, उसमें करो ये चीज और फिर हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, 10 मिनट बाद फिक्स, 10 मिनट, 10:15 हुआ, 10:25 में सब लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और 10:28 से हम बताना चालू कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, फटाक से ग्रुप में मैसेज भी कर देना। और सारे लोग रिस्पांस नहीं करते क्लास का। मैंने बोला था क्लास का रिस्पांस करो, 2-3 लोगों ने भर किया था। रिस्पांस करना है बेटा क्लास का, कैसी क्लास है क्या है, ठीक है? यस सर। 10:25 पे कनेक्ट करो। यस सर।